तो हम लोग बात कर रहे हैं 7वें नंबर से। तो 7वें नंबर शासक आया उत्तर मुगल कालीन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का डिक्लाइन शुरुआत हुआ। और जब उस डिक्लाइन में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अभी तक 6 शासकों को देख चुके हैं। तो हम लोग 7वां नंबर शासक देख रहे हैं जिनका नाम था अहमद शाह। इनका कार्यकाल था 1748 से 1754 तक। जब 28 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह का मृत्यु हुई तब ये अहमद शाह मुगल सम्राट बने। ठीक है, और ये कब बने? तो ये भी 28 अप्रैल 1748 को ये मुगल सम्राट बने, जब इनकी मोहम्मद शाह इनके पिता का मृत्यु हो गया। और अहमद शाह ने बुरहान उल मुल्क जो थे, सआदत खान जो अवध के नवाब थे, बुरहान उल मुल्क के दामाद और कह सकते हैं आप अवध के सूबेदार थे उस टाइम में। उनका नाम था सफदरजंग बुरहानुल मुल्क के दामाद और अवध के सूबेदार थे ये कौन? तो सफदरजंग। इनको ये वजीर नियुक्त किया। कौन? अहमद शाह। साथ में कमरुद्दीन खां का जो लड़का था मुइन उल मुल्क, इसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। कमरुद्दीन का जो बेटा था, कमरुद्दीन का जो पुत्र था मुइन उल मुल्क, उसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। कौन? अहमद शाह। और एक हिजर जावेद खान, इन्होंने अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि दी। इनको नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान करी। और इनके समय में रोहिल्ला विद्रोह बहुत ज्यादा हुआ और रोहिल्ला विद्रोह को दबाने के लिए मराठाओं का सहायता किसने लिया? तो अहमद शाह ने मराठाओं का सहायता लिया। किसको हराने के लिए? तो रोहिल्ला को। रोहिल्ला सरदारों को हराने के लिए किसका साथ लिए अहमद शाह? तो मराठाओं का साथ लिए। वो सहायता से उनके रोहिल्ला विद्रोह को दबाने में सफल हुए। अहमद शाह के समय में भी अहमद शाह अब्दाली का बहुत बार आक्रमण हुआ। इतना आक्रमण हुआ कि अब तो ये स्थिति बन चुकी थी मुगल साम्राज्य का कि अब ये दिल्ली तक ही सीमित करके रह गया था। दिल्ली के इर्द गिर्द ही, दिल्ली के अगल बगल के क्षेत्र को लेकर के ये मुगल सम्राट बने हुए थे अहमद शाह। कुछ आगे जाकर के बुरहानुल मुल्क के जो दामाद थे और अवध के सूबेदार थे सफदरजंग, ये अपने अवध को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और जब ये अवध को स्वतंत्र घोषित करते हैं तब क्या उनका जो पुत्र था, उनका नाम था गाजी उद्दीन फिरोज जंग इनका नाम था। तो जब वो अवध के सूबेदार जो उस समय सफदरजंग थे, वो जब अपने राज्य को अवध को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, तब इनकी जो है अहमद शाह के शासनकाल में वर्चस्व इनका बढ़ गया। इनका तो निजामुल मुल्क का जो बेटा था गजाउद्दीन फिरोज जंग का। और ये गजाउद्दीन जो फिरोज जंग थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो है वजीर का पद पाने के लिए अहमद शाह को ये हटाने लगे। ठीक है, और सत्ता के केंद्र में कौन आ गए? तो सत्ता के केंद्र में अब ये गजाउद्दीन फिरोज जंग आ गए। सम्राट वही थे मगर सत्ता का सारा केंद्र इनके हाथ में आ गया, गजाउद्दीन फिरोज जंग के हाथ में।
और इसने क्या किया कि ये जो वजीर थे गजाउद्दीन फिरोज जंग, इसने जो है अहमद शाह का दोनों आंखें जो है आंखें निकलवा कर अंधा कर दिया। किसको? तो अहमद शाह को अंधा कर दिया, दोनों आंख निकलवा करके। कौन? तो गजाउद्दीन फिरोज जंग जी। और मेरे मुंह से हमेशा जी निकल जाता है, माफ करिएगा दोस्तों, जी तो इन लोगों के लिए लगना ही नहीं चाहिए कोई चीज में भी। दोनों आंखों को ये निकलवा देते हैं अहमद शाह का। अब ये इनको वजीर बनाए अहमद शाह, और वजीर ही अब इनकी जान लेने पे उतारू हो गए, क्योंकि इनको वजीर बनना था। वजीर तो ये अहमद शाह इनको बनाए नहीं थे, मगर इनका जो है इनके शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में सम्राट का जो सभा होता था, उस सभा में इनकी वर्चस्वता बढ़ गई थी। जिसके कारण क्या हुआ, इनके वर्चस्वता बढ़ने के कारण इनको अब लालच हो गई कि मुझे वजीर का पद चाहिए। जब वजीर का पद चाहिए और सत्ता सब इनके केंद्र में स्थापित होने लगी, जब ये सत्ता इनके हाथ में आने लगी, तो इन्होंने क्या किया कि अहमद शाह का दोनों आंख निकलवाकर अंधा कर दिया। तो यहाँ पे इनकी स्थिति तो और ज्यादा ही खराब हो गई। यही जाकर आगे जाकर के जो है तो जहांदार का पुत्र था आलमगीर द्वितीय। इसको कुछ दिनों के लिए उसने राज सिंहासन पे बैठाया। अब कौन आया? तो अब आए आलमगीर द्वितीय। अब हम लोग बात करेंगे 8वां के बारे में। मैं फिर से एक बार इसके बारे में तो जिक्र कर दे रहा हूँ, अहमद शाह के बारे में। इनका कार्यकाल था 1748 से 1754 तक। और ये 28 अप्रैल 1748 को जब इनके पिताजी मोहम्मद शाह का मृत्यु हो जाता है, 28 अप्रैल 1748 को, तब ये मुगल सम्राट बनते हैं और उसी दिन मुगल सम्राट बनते हैं। और जो बुरहानुल मुल्क जो और अवध के सूबेदार थे सफदरजंग को वजीर नियुक्त कर देते हैं ये। और कमरुद्दीन खान के जो बेटा था मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार बना दिया जाता है। और हिजरों का जो सरदार था जावेद खान, उसको नवाब बहादुर का उपाधि प्रदान कर देते हैं। और अहमद शाह अपने काल में क्या करते हैं कि रोहिल्ला का जो विद्रोह हो रहा था, रोहिल्ला का सरदारों का जो विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के लिए इन्होंने मराठाओं का सहायता ली, जिससे बहुत हद तक वो रोहिल्ला का विद्रोह कम भी हुआ। और इनके समय में भी अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार आक्रमण किया। और निजामुल मुल्क का जो बेटा था गजाउद्दीन फिरोज जंग, इसको जो है सो अब इससे पहले क्या हुआ कि अवध का जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे सफदरजंग, जब उन्होंने अपना राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया, तब आगे जाके क्या हुआ कि निजामुल मुल्क का जो बेटा था गजाउद्दीन फिरोज जंग, इनके हाथ में जो है तो सारी सत्ता केंद्रित होने लगी। और जब केंद्रित होने लगी तो इनके मन में भी लालच आया कि मुझे वजीर का पद मिलना चाहिए था। वजीर के पद के लिए इन्होंने क्या करा कि वजीर का पद तो अहमद शाह जी दिए नहीं, अहमद शाह दिया नहीं, तो इनको वजीर का पद के लिए ऐसा करना पड़ा कि अहमद शाह का ये दोनों आंख निकलवा कर अंधा कर दिए। उसके बाद जहांदार शाह का पुत्र को कुछ दिनों के लिए आलमगीर द्वितीय के नाम से शासक बनाया गया। अब बात करते हैं हम लोग आलमगीर द्वितीय के बारे में। जब हम लोग आलमगीर द्वितीय का बात करते हैं तो ये 8वें नंबर के शासक हुए उत्तर मुगल कालीन के। इनका कार्यकाल था 1754 से लेकर के 1759 तक। और इनके जब ये बने तो वजीर का पद इनके हाथ में था, तो वही निजामुल मुल्क का जो पुत्र था गाजी उद्दीन फिरोज जंग के हाथ में वजीर का पद था, और इन्हीं के हाथ में सारा शक्ति था। हम बादशाह जो है तो चाहते थे कि सारा शक्ति इन्हीं के हाथ में है, तो बादशाह तो नाम मात्र के हुए, तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से इसका जो गजाउद्दीन फिरोज जंग का जो शक्ति को कम करा जाए। कम करने के लिए अब क्या हुआ कि इनके खिलाफ भी अब गजाउद्दीन फिरोज जंग के खिलाफ भी जो है षड्यंत्र की शुरुआत होने लगी। इसके बाद आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था अली गौहर, इनका पुत्र था, इसका नाम था अली गौहर, जिसे हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। 9वें नंबर के शासक हैं वो उत्तर मुगल कालीन के, जैसा आलम द्वितीय भी कहते हैं। तो इनके अपने पुत्र को ही ये आलमगीर द्वितीय को ये क्या उपाधि देते हैं, तो शाह आलम की
उपाधि देते हैं और ये शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पे ये बैठते हैं। इनको कौन सा उपाधि दिए ये, तो शाह आलम का। और इनको उपाधि के साथ ही अगला मुगल शासक भी नियुक्त कर दिया गया। मैं आपको अहमद शाह अब्दाली का के बारे में कुछ बता रहा हूँ। इन्होंने भारत पे जो आक्रमण की, उनकी क्रम क्या थी, कुछ इस तरीके की क्रम थी अहमद शाह अब्दाली का। 1748, 1749, 1752, 1756, 57 और 1759। ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे इन्होंने हमेशा मेरे मुंह से इज्जत का बात ही निकलता है, अहमद शाह अब्दाली जो है सो आक्रमण किए भारत के उत्तर और पश्चिम में। पश्चिम के क्षेत्र में आक्रमण किया कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद अब तो ये हो गया आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय के समय में भी वजीर का पद गजाउद्दीन फिरोज जंग के पास में ही था और सारा शक्ति इन्हीं के हाथ में था। तो आलमगीर द्वितीय जो है इसका शक्ति को कम करना चाहता था। शक्ति को कम करने के लिए इसके विरुद्ध अब षड्यंत्र का शुरुआत हुआ। जब इसका षड्यंत्र का शुरुआत हुआ तो आलमगीर द्वितीय क्या करा कि अपने पुत्र जो था इसका अली गौहर, जिसे हम शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उसको शाह आलम का उपाधि दे करके, शाह आलम का उपाधि दे करके और उसी टाइम उसे मुगल शासक नियुक्त भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आलमगीर द्वितीय के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अहमद शाह अब्दाली कब करा, तो 1748, 1749, 1752, 1756, 57 और 1759। और ये इस समय में इतने बार आक्रमण किया, ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, ये भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये मैक्सिमम आक्रमण किया। अब हम लोग बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। नौवें नंबर के शासक हुए उत्तर मुगल कालीन के शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल था 1759 से लेकर के 1806 तक। इनको उपाधि कौन दिया था शाह आलम का, तो इन्हीं का बाबूजी आलमगीर द्वितीय। शाह आलम की उपाधि मिला इनको इनके द्वारा। इनके पिताजी थे, पिता क्या नाम था उनका, आलमगीर द्वितीय से इनको ये उपाधि मिली थी। और ये शाह आलम द्वितीय के नाम से ये जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, क्योंकि बहादुर शाह जो प्रथम इसके शासक हुए उनका भी नाम शाह आलम था, तो ये अपने नाम में शाह आलम द्वितीय ऐड कर लिए, जोड़ लिए। ठीक है, और इनका रियल नाम शाह आलम का अली गौहर था। और इनका समय मतलब शाह आलम द्वितीय का समय आते आते, अली गौहर का समय आते आते अब लगभग ये दिल्ली के किले के अंदर सिमट करके रह गया। अब इसके समय तक अंग्रेज मराठा और बहुत सारे अमीर जितने थे उनके हाथ की कठपुतली बन गया ये अली गौहर। यही शाह आलम द्वितीय थे जो बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अवध के नवाब का शुजाउद्दौला के साथ मिलकर 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा था। कौन कौन, ये तीनों मिलकर के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम बंगाल से और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। और इसके साथ क्या हुआ कि अब क्या हो गया कि इनको जो है सो शाह आलम द्वितीय को, मतलब इनको नहीं, मतलब शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में
इलाहाबाद में पेंशन के रूप में इनको पेंशन याफ्ता बनाकर इनको रख दिया गया। इनको पेंशन याफ्ता बनाकर इनको रख दिया गया। किनको? शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में। इसी के समय में शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब तो इनकी दिल्ली भी पूरी हाथ से चली गई। अब सिर्फ बचा था इनके पास में क्या? तो इनके पास में बचा था अब वो किला, जिसे कि हम लोग लाल किला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा शाह आलम द्वितीय के बारे में। और थोड़ा सा इसमें कुछ और बचा हुआ है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ शाह आलम द्वितीय के बारे में। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई शाह आलम द्वितीय के समय में। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे कि पानीपत का तृतीय युद्ध, दक्षिण में अकाल पड़ गया, दक्षिण में अकाल आ गई, और साथ में शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, जिसे कि हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और यह संधि हुई कब थी? तो 1765 में। अब इसमें क्या हुआ कि इनको तो पेंशन याफ्ता बना करके इलाहाबाद में इनको जो है बैठा दिया गया शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए का पेंशन मिलने लगा, और साथ में करा प्रदेश भी इनको मिल गया। मगर शर्त में इनको क्या देना पड़ा? तो बंगाल और बिहार का दीवानी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कहानी ये भी था, ये इनसे संबंधित। और वो भी बाद में क्या हुआ कि ये शाह आलम द्वितीय जो है सो बाद में मराठा से मिल गए। तो जब ये मराठा से मिले तो इनको ये 26 लाख का जो पेंशन मिल रहा था वो भी इनको बंद कर दिया गया। और शाह आलम द्वितीय की जो है हत्या गुलाम कादिर खान ने 1806 में इनकी हत्या कर दी, गुलाम कादिर खान। ठीक है, तो ये था शाह आलम द्वितीय के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इनके पुत्र हुए अकबर द्वितीय। अब उनका शासन कुछ सालों तक रहा, कुछ नहीं मतलब ठीक ठाक सालों तक इनका भी रहा। इसके बाद इनका पुत्र आए, कौन? शाह आलम द्वितीय का पुत्र। शाह आलम द्वितीय का पुत्र था जिसका की नाम था अकबर द्वितीय। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1806 से लेकर के 1837 तक। और ये किनके पुत्र थे? तो ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। अब इसका समय आते आते तक, अकबर द्वितीय का समय आते आते तक सारा जो है मुगल सम्राट का संरक्षण अपने अधिकार में कर लिया, और सारा सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया। किसने? तो अंग्रेजों ने। तो अब आकर के लाल किले तक अंदर सिमट करके ही इनकी अधिकार रह गई थी। और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो इनका कहानी यहाँ समाप्त हुआ। और अंतिम फिर बचे ये 10वें नंबर के थे अकबर द्वितीय, और अंतिम हुए ये 9वें नंबर के शाह आलम थे, और 10वें नंबर के अकबर द्वितीय, और 11वें नंबर के थे बहादुर शाह। बहादुर शाह
द्वितीय। इनका कार्यकाल रहा 1837 से 1857 तक। ये बस अब मुगल सम्राट के नाम से ही ये बस जाने जाते थे, मुगल शासक के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले जो अकबर द्वितीय था उनका जो मृत्यु हुआ उस समय तक, उससे पहले तक उनके कार्यकाल तक तो वैसे लाल किला के अंदर ही इन लोग का अधिकार सिमट करके रह गया था। फिर बहादुर शाह द्वितीय का समय आया जो 1837 से 1857 के बीच का ये शासक बने मुगलकालीन। और इनका एक कविता का नाम था जफर, कविता का उपनाम था। ये पोएम लिखे थे, उसका एक उस कविता का उपनाम था जफर। उसी से ये अपने आप को उपाधि भी ले लिए कैची का, तो जफर का ये उपाधि धारण कर लिए। ये इनको तो सजा मिली उसमें जब 1857 के क्रांति में इन्होंने भाग लिया। अठारह की क्रांति में भाग लेने के कारण इनको रंगून भेज दिया गया, जहां पे इनकी मृत्यु 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। अब सारा अधिकार जो है तो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब हम एक पूरा सीरियल वाइज में आपको बता दे रहे हैं कि कब कब कौन आया। पूरा मुगल शासक ही आपको बता दे रहे हैं 1526 से लेकर के 1857 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ एक बार कि शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय, 1814-1837 तक उनका कार्यकाल, अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहा। इसका मृत्यु 1837 में हो गया और ये पुत्र थे किसके, तो शाह आलम द्वितीय के। उसके बाद शासक आया बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक रहे और इनका ये अपना एक पोयम लिखा करते थे। उस पोयम का उपनाम था क्या, तो जफर। उसी के नाम से, जफर के नाम से उपाधि धारण कर लिए और 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये मुगल साम्राज्य की फुल्ली डाउनफॉल हो चुकी थी यहाँ तक आते आते 1857 आते आते। तो मैं आपको एक मुगल शासक का पूरा एक सीरियल वाइज सब कुछ डेट के साथ, डेट नहीं मतलब ईस्वी के साथ, ईयर के साथ मैं आपको सारा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन कौन मुगल शासक कब आए, कितने से कितने टाइम तक। उस बीच में एक दो हो गए, जो एक रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, ये दो थे। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मुगल शासक 1526 से लेकर के 1857 तक जितने भी शासक हुए मैं उनके बारे में अभी यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक तरफ शासक होगा, दूसरी तरफ इनका शासन काल होगा। ठीक है, तो पहला शासक हुए इनके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका कार्यकाल था 1526 से लेकर के 1530 तक। दूसरे नंबर के शासक आए जिनका नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। इसका कार्यकाल था 1530 से 1556 तक। तीसरे नंबर के शासक बोले या फिर इस बीच में क्या हुआ कि इनका तो मुगल काल का तो ये नहीं थे, ये सूर्यवंश थे। तो इस बीच में एक आया शासक जो मुगल की गद्दी पे बैठा, दिल्ली पे कब्जा करा, जिनका नाम था शेरशाह सूरी। ये सूर्यवंश से थे। इनका कार्यकाल रहा 1540 से 45, मतलब कि हुमायूं के साथी। फिर तीसरे नंबर के मुगल शासक हुए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका कार्यकाल रहा 1556 से लेकर के 1600
5 तक। फिर चौथा नंबर शासक आया जहांगीर। इसका कार्यकाल था 1605 से 1627 तक। 5वां नंबर का शासक आया शाहजहां। सोलह सौ सत्ताईस से लेकर के 1658 तक। छठे नंबर के शासक आए औरंगजेब। इसका कार्यकाल था 1658 से लेकर के 1707। उसके बाद 7वें नंबर के शासक आए बहादुर शाह। इनका कार्यकाल था 1707 से लेकर के 1712। 8वें नंबर के शासक आए जहांदार शाह। इसका कार्यकाल था 1712 से लेकर के 1713 तक। 9वें नंबर का शासक, तो ये कुल 8 नंबर तक बताया और मैं आगे भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला था जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका कार्यकाल था 1526 से 1530 तक। उसके बाद थे नसीरुद्दीन हुमायूं। इनका कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 1530 से 1556। उसके बाद इस बीच में सूर्यवंश का कुछ दिन तक राज चला, शेरशाह सूरी थे 1540 से 1545। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका कार्यकाल था 1556 से 1605। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 1627। शाहजहां का कार्यकाल था 1627 से 1658। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707। बहादुर शाह का कार्यकाल था 1707 से 1712 और जहांदार शाह का कार्यकाल था 1712 से 1713। 9वें नंबर का था फर्रुखसियर। फर्रुख, इसका कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1719। 10वें नंबर का रफी उद दरजात। इसका कार्यकाल था 28 फरवरी से जून 1719 तक। 28 फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 तक। उसके बाद एक आया रफी उद दौला। इसका कार्यकाल था 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719, ठीक है। और 12 नंबर के हो गया अब मोहम्मद शाह। इसका कार्यकाल था 1719 से 1748। उसके बाद हुआ अहमद शाह। उसके बाद मुगलकालीन सम्राट हुआ कौन? अहमद शाह। ये 1748 से लेकर के 1754 तक। फिर 14वां नंबर हुआ शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1754 से 1759। उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1759 से 1806। उसके बाद 16वां नंबर का आया अकबर द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1806 से लेकर के 1837। 17वां नंबर आया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। जफर या द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1837 से 1857। तो ये मैंने पूरा उत्तर मुगल कालीन के बारे में आपको पूरा ये जानकारी दे दिया यहाँ पे। और मैं मुगल काल के बारे में और कुछ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। शासक और मकबरा। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, सिकंदरा
आगरा में, जहांगीर का शहादरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का दौलताबाद या औरंगाबाद, जिसे अब संभाजी नगर कहा जाता है। या अभी के परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, तो इसको संभाजी नगर नाम है इसका। ठीक है, तो कुल ये सब हो गए। बाबर का कहाँ पे मकबरा? काबुल में। हुमायूं का है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का है शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का है आगरा में, औरंगजेब का है दौलताबाद या औरंगाबाद संभाजी नगर में। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के वीडियो हुए, और फिर मैं आपको आगे अब इस सीरीज में मुगल काल के समय जो स्वतंत्र राज सब हुए उनके बारे में मैं बताऊंगा। फिर आगे मैं फिर बताऊंगा कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, और उसमें किस तरीके से क्या हुआ, वो सब मैं आपको बेहद अच्छे तरीके से सब बताते चलूंगा। कैसा लगा दोस्तों ये मेरा सीरीज और ये मेरा वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। इसको तो M2 मैग्नेट माइंड को। धन्यवाद दोस्तों।